हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ के ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की जो मैं टेस्ट सीरीज है वो जीएस वर्ल्ड की यहाँ पर होने वाली है। जीएस वर्ल्ड में भी हम ज्योग्राफी और आपकी इन्वायरमेंट भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर रहती है। यूपी आरओ को ही ध्यान में रखते हुए मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज हमारी लग रही है, जैसे मेक आईएएस की, संस्कृति आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, धी की। तो मल्टीपल कोचों की यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। साथ में यूपी आरओ को ही ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का सेशन हमारा चलता है। और करंट अफेयर्स के अगर सेशन की बात करें तो हमारा ये प्रत्येक शनिवार को चलता है। तो प्रत्येक शनिवार को बात की जाए कब चलता है, तो सुबह 8 बजे आता है, जिसमें हमारे 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज रहती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको भी जरूर देख सकते हो। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। लेकिन चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज हमारा 61 क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 60 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखते हैं। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मैप रख के बैठिएगा अपना एटलस को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में मैपिंग से आते हैं। यहाँ पर मैप तो शो नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगाते हैं टेस्ट सीरीज में। तो मैप से आप क्या होगा, थोड़ा सा देखते जाओगे तो उससे आपको क्लियर होता जाता है। पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं, अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, एवं शीत ऋतु में अत्यधिक यहाँ पर ठंडी होती है। ये जो पूरा वाक्यांश है, आप कह सकते हो कि ये जो जलवायु की दशाएं हैं, किस जलवायु प्रदेश की विशेषता के बारे में बात कर रहा है। तो ये पूरी दशा जो बात कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में घास के मैदान महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, महाद्वीपता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। तो ये जो दशाएं हैं किस जलवायु प्रदेश के बारे में कह रहा है, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु के बारे में पूरी दशा को बता रहा है। तो कहां बता रहा है, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखो, अब ये बात कर रहा है कि जो आपका अफेक्ट होता है क्लाइमेट में, वो कैसे या कौन कौन से इसमें कारक प्रभाव करते हैं। तो ऑप्शन में हमारा अक्षांश है, बिल्कुल अक्षांश प्रभाव डालता है। महाद्वीपता भी प्रभाव डालती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई, जैसे मान लो भारत है, भारत के पास ही मुंबई तट के पास जो महाद्वीप है, मतलब आप क्या हो गए, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, मुंबई हो गया, तो ये अलग दशा यहाँ पर पाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, तो अलग दशा पाई जाएगी। तो महाद्वीपता के कारण भी, अक्षांश के कारण भी, स्थानीय पवनें तो डालती ही डालती हैं, और महासागरीय जल धाराएं भी। तो हमारा ऑप्शन रहेगा कि चारों कारक ऐसे हैं जो आपकी जलवायु को प्रभावित करने के लिए कारक देखे जाते हैं। हालांकि और भी कारक होते हैं, जैसे उच्चावधि दशाएं होती हैं, प्राकृतिक वनस्पति मृदा भी होती है, कुछ मानवीय गतिविधियां भी ऐसी होती हैं जो जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। तो बहुत सारे कारक रहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में चारों कारक इसमें प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदशाई दशाएं बताइए। तो जो टॉर्नेडो का निर्माण होता है ना, उसके लिए उत्तरदशाई दशाएं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बस इतना सा बताओ कि टॉर्नेडो का जो निर्माण है वो होता कहां पर है, किस क्षेत्र में होता है। बस इतना सा आप मुझे क्वेश्चन बताओ, बाकी तो हम आंसर आपको बता ही रहे हैं। टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदशाई दशाओं की बात करें, वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता के कारण दशाएं बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। धरातलीय सतह के पास जो वायु का प्रबल अभिसरण होता है, इसके कारण भी दशाएं बनती हैं, ये भी सही है। ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से जो परिवर्तन आता है, उसके कारण सबसे ज्यादा दशाएं यहाँ पर देखने को टॉर्नेडो में मिलती हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर के संदर्भ में विचार कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताना है, अंतर क्या है। कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल एवं स्थल दोनों पर होती है। तो देखो, गलत लिखा है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल कहां पर होती है, सागरों पर होती है। कहां पर होती है, सागरों पर होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, पहला वाला तो क्या है भाई, गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि सागरों पर होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, स्थल नहीं होती है। दूसरा कथन कहता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन वेग अपेक्षाकृत कम होता है। देखो, ये भी उल्टा लिखा है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा जो है वो विनाशकारी होते हैं, है ना, विनाशक होते हैं। तो हमारा दूसरा वाला भी गलत है। इनमें से जो ऑप्शन रहेगा, ना तो पहला ना तो दूसरा आपका ऑप्शन में से सही रहेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पच्छाद मेघ के संदर्भ पर विचार करिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पच्छाद मेघ के बारे में विचार करना है।
कौन सा ऑप्शन सही है? इनका निर्माण जो है 6000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। किसका? पच्छाद मेघ का। बिल्कुल ठीक लिखा है। ये गोलाकार रूप में पंखुड़ियों और लहरों में पाए जाते हैं। तो आपको ये गलत लिखा है, क्योंकि ये जो ऊपर पच्छाद मेघ होते हैं आकाश में पृथक पृथक और अनियमित क्रम में फैले होते हैं, मतलब कि गोलाकार में नहीं फैले होते हैं, जबकि ये पृथक पृथक तथा अनियमित रूप में फैले होते हैं। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है वायुमंडल में जो तापन के लिए शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो हम कहेंगे प्रकीर्णन, हाँ बिल्कुल। अपवर्तन, ये भी सही है। अभिवहन, ये भी ठीक है। अल्बिडो, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आपके चारों ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल ठीक है। तो स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, एडवेक्शन और एल्बिडो, तो आपके चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। बल्कि और भी ऐसे कारक होते हैं जो वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हम बात करें तो विकिरण हम बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। विकिरण, चालन, संवहन, है ना, ये से आप रूबरू हो गए। अभिवहन और प्रकीर्णन, अपवर्तन, एल्बिडो आप जानते हो। तो ये जो आपके बाकी और भी हैं, इन सभी के कारण वायुमंडल में तापन और शीतलन की जो प्रक्रिया है देखने को मिलती है। हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले एक गुड न्यूज है, उसको सुन लेते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में एक तो लिंक दे रखी है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करना है नट लर्निंग ऐप, आपको वहां पर मिल जाएगा। हमने इस ऐप पर आपके यूपी पीसीएस और यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए ऑल सब्जेक्ट की हमने 23 पीडीएफ को बनाया है। अब ये 23 पीडीएफ आप मजे में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके टीम ने बनाई हुई है। 23 पीडीएफ में बात करें तो 4 पीडीएफ तो यूपी स्पेशल की हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। साथ में आरओ के ध्यान में रखते हुए हमारी 2 तरीके की टेस्ट सीरीज निकली हुई है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। सेम टेस्ट है, बस इसमें टेस्ट का अंतर है। इसमें एक में 184 टेस्ट है, एक में 320 टेस्ट है। आप इन टेस्टों को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्वेश्चन लगाने के बाद क्या मिलता है? एक्सप्लेन मिलता है। अब एक्सप्लेन तो अक्सर बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर की पॉइंट भी डाल रखा है, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो की पॉइंट आपको क्या होगा? हाईलाइट पॉइंट है, वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट रूबरू देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 10 मई से हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यूपी आरओ और यूपी पीसीएस ध्यान रखते हैं। करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें आप लोगों को कुछ वीडियोस, कुछ आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। पूरी साल भर की करंट अफेयर्स आपको कवर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्या डाउनलोड करना है? नट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग इस वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्विक रिवीजन नोट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुरुआत करेंगे अपने फिर से क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर भी। क्वेश्चन है कि बिग बैंग की परिकल्पना के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बिग बैंग की जो परिकल्पना हुई थी, बिग बैंग की जो थ्योरी है, उसके बारे में ऑप्शन कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो आज भी जारी है। बिल्कुल, जैसे आपने बैलून में देखे होंगे, आपके पास गुब्बारे होगा, उस गुब्बारे में अपना डॉट 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 बिना फुलाए ऐसे डॉट डॉट लगा देना, और जब आप उसको फुलाओगे तो क्या होगा? ये डॉट कहाँ चले जाते हैं? दूर 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 चले जाते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड का भी विस्तार आज भी जारी है, हो रहा है। दूसरा कहता है कि इस प्रक्रिया के अनुसार, मतलब बिग बैंग की प्रक्रिया के अनुसार, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान और घनत्व अनंत था। बिल्कुल बात ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक कहते हैं। हमारा कहेंगे हम सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना है, बिग बैंग की प्रक्रिया के बारे में आपको अपने नोट्स से भी पढ़ लेना है। अगर नोट्स में नहीं लिखा है इनकेस, तो आपको नेट से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, देखो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेड रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई ग्रेड रेड स्पॉट की बात कर रहा है, संबंध किससे है? तो हम कहेंगे बृहस्पति ग्रह से है, संबंधित है। नेक्स्ट बात आते हैं, गोल्डीलक्स जोन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? गोल्डीलक्स जोन के बारे में कह रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है? देखते हैं। प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। भाई गलत है, गलत है, क्योंकि गोल्डीलक्स जो जोन है, तारों के आसपास का एक निवास योग्य क्षेत्र होता है, प्रत्येक ग्रह के अंदर नहीं होता है। जो तारे होते हैं, तारों के आसपास के क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर प्रत्येक ग्रह के अंदर नहीं होता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, यह ना तो अत्यधिक गर्म होता है और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है। हाँ, ये बात ठीक है बिल्कुल, दूसरी वाली, तो केवल बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं, कथनों पर विचार करेंगे। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते। अब भाई दिन और रात बराबर कैसे होते?
है ना। तो ये तो गलत हो जाए, क्यों, दिन और रात इसलिए बराबर नहीं होते क्योंकि एक अगर सूर्य की परिक्रमा ही ना करती तो जिस तरफ दिन होता तो वो दिन ही बना रहता, दिन और बराबर। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े, रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। भाई सीधी सी बात है, ये भी गलत लिखा है ना। क्योंकि अगर ना तो अत्यधिक गर्म होती ना तो ठंडी होती तो क्या होता। अगर हम बात करें पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है अगर, या नहीं घूम रही होती तो बहुत सारी चीजें ना बदल जाती, बहुत सारी चीजें बदल जाती। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके गलत है, ना तो ऑप्शन पहला सही है ना तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जापान में जो मत्स्य व्यवसाय है उसके संदर्भ पर कथनों विचार करें, कौन सा सही है। जापान में मत्स्य व्यवसाय के बारे में, है ना, फिशिंग आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात यहाँ पर कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। जापान द्वीपों का देश है, मतलब कि जापान में बहुत सारे द्वीप है, द्वीपों का देश कहा जाता है जहां कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह अवस्थित है, बिल्कुल बात ठीक है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है, नहीं ये गलत है, मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं नदियों में। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की वहां पर कमी रहती है, हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा पहला और तीसरा वाले में सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। प्रशांत जो ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की यहाँ पर आपकी जो महासागर की धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें अकोष्ठक शाखा, बिल्कुल अकोष्ठक शाखा प्रशांत महासागर की है। दूसरी बात करें क्यूराइल शाखा, क्यूराइल शाखा भी आपकी प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा की धारा और नॉर्वे की धारा ये आपकी नहीं है, ये आपकी नहीं है। तो आप कहेंगे हम केवल 1 और 2 धाराएं हैं, तो एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन प्रशांत महासागर की कुछ धाराएं हैं, अगर हम उनको एक बार नजर मार लें तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर शॉर्टकट में भी लिख देंगे तो आप थोड़ा समझ से चलना, क्योंकि हम बोल रहे हैं। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, ये आपकी कहाँ की है, प्रशांत महासागर धारा है। सेम दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा आपकी प्रशांत महासागर की है। विपरीत भूमध्य रेखीय आपकी धारा, ये भी प्रशांत महासागर की है। क्यूरोसेओ की धारा कौन सी है, क्यूरो की गर्म धारा, ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी प्रशांत महासागर की है। नेक्स्ट बात करें हम क्यूराइल की ठंडी धारा, क्यूराइल की ठंडी धारा मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैप रख के बैठो, इंपोर्टेंट है। फिर आपकी कौन सी आती है, अग्लुहास की धारा, ये भी आपकी कहाँ की है, प्रशांत महासागर की है। कैलिफोर्नियो की धारा, कैलिफोर्नियो की ठंडी धारा, ये कहाँ की आपकी, ये भी आपकी प्रशांत महासागर की है। और आपकी अंतिम में आएगी हमबोल्ट की धारा, हमबोल्ट की ठंडी धारा, ये भी आपके प्रशांत महासागर की है। तो और भी हो सकती है लेकिन ये प्रमुख है, तो हमने इनकी बात यहाँ पर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कथनों पर विचार करेंगे, काली मृदा वर्षा वाली फसलों को शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। तो आपको काली मृदा के बारे में पता ही होगा, जब भीगती है तो ये बहुत वैसी हो जाती है चिपचिपी टाइप की, तो सूखने पर कैसी हो जाती है, दरारी। तो बिल्कुल ठीक लिखा है पहला। दूसरा कहता है काली मृदा में स्वतः जुताई की विशेषता पाई जाती है, तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ आपदाएं होती हैं, आपको पता होगा, कुछ आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत इनमें से किन किन को किया जाएगा। हमारा ऑप्शन रहेगा हिमस्खलन, बिल्कुल ठीक है। ये हिमस्खलन अपने आप भी होता है या मानव के द्वारा भी होता है, प्राकृतिक आपदा में लेकिन आता है। चक्रवात प्रॉपर तरीके से चक्रवात प्राकृतिक है। और कीट संक्रमण की बात करें तो आपका ये भी प्राकृतिक है, तो हमारा रहेगा डी वाला ऑप्शन 1, 2, 3। अब कीट संक्रमण आप ऐसे मत समझ लेना कि मानव के द्वारा, है ना, ये प्राकृतिक आपदा में आता है और प्राकृतिक आपदा में ही इसको गिना जाता है। तो हमारा ऑप्शन तीनों सही रहेंगे, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब ये बात कर रहा है गलत इनमें से कौन सा है। कोरियोलिस बल जो है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। अब आप खुद बताओ विषुवत रेखा पर होता है क्या, भाई विषुवत रेखा पर शून्य होता है, तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है ध्रुवों पर कोरियोलिस बल जो है वो न्यूनतम और शून्य हो सकता है, तो वह देखो उल्टा लिख दिया है। जो आपका कोरियोलिस बल होता है आपका ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर भाई सबसे ज्यादा होता है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला भी गलत है। तो यहाँ पर ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा सही है, हम कहेंगे 1 और दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में विचार करना है।
और कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। महाद्वीपीय जो सेल्फ है मूल्यवान संसाधनों में समृद्ध होते हैं। आपको पता होगा जो मूल्यवान संसाधन होते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज, महाद्वीपीय सेल्फ इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक लिखा है। महाद्वीपीय सेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते? बहुत सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन समुद्र नहीं पाए जाती, ये गलत हो जाता। हाँ ये लिखा होता कुछ पाए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन से गलत, लेकिन क्या लिखा है समुद्री जीव नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन क्या दूसरा वाला गलत है। केवल एक ऑप्शन सही है हमारा, तो हम ए वाले पे यहाँ पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? सॉइल जो फॉर्मिंग होता है उस प्रोसेस में कुछ कौन से जो कारक होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित है। अगर हम बात करें सम्मिलितों की, तो यहाँ पर स्थलाकृति, बिल्कुल स्थलाकृति सम्मिलित रहेगी। महासागरीय धाराएं भी सम्मिलित रहेंगी। जलवायु सम्मिलित रहेगी। सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश सम्मिलित नहीं रहेगा। समय भी। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो ऑप्शन सही करेक्ट है, तो डी वाले पे लाएंगे, क्योंकि चौथा वाला जो सूर्य का प्रकाश है वो मृदा निर्माण प्रक्रिया के कारकों में सम्मिलित नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है? बात करा है कि जो ओल्ड एजेस की नदी होती है वो अपनी कौन सी आकृतियों का निर्माण करने के लिए जानी जाती है? वी आकार की घाटी नहीं, वी आकार की जो घाटी होती है वो युवावस्था में अपनो, या आप कहोगे पूर्णावस्था में एक तरीके से, है ना। तो वी आकार की घाटी वृद्धावस्था को नहीं दर्शाती, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है विसर्प, हाँ विसर्प का तो निर्माण कर सकती है। प्राकृतिक बांध, हाँ प्राकृतिक बांध भी, तो यहाँ पर रहेगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत इनमें से कौन सा है, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, होती जाती है। शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी लिखा है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है, मतलब कि ऊंचाई बढ़ रही है तो होती चली जाएगी। आप खुद बताओ, अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा क्या ऊंचाई बढ़ती जाती है? नहीं, एक समय तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, घटती भी है। तो पहला ऑप्शन गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है, हाँ वायुदाब में जो प्रेशर होता है आपका, एयर प्रेशर, वो कमी आती है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें पूछा क्या था, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन पहला वाला गलत है, तो हम कहेंगे एक गलत है, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन रियल में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? यहाँ पर भी पूछा है, सही नहीं है। देखते हैं, शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। क्या सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था। पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाय के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है, व्युत्क्रमण घटित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ना तो पहला ऑप्शन सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन सही, दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो हम कहेंगे सी वाला पर टिक लगा देंगे। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें, उपयुक्त जो विशेषताएं हैं वो IUCN, किसकी? IUCN में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत या संबंधित है? चलिए बात करते हैं। 10 वर्षों में 70% प्रजातियों की संख्या में अगर कमी आती है तो इसमें किस में लाया जाएगा? तो ये भैया संकटग्रस्त में लाया जाता है। दूसरा कहता है प्रजातियों की संख्या 2500 से कम हो जाए तो संकटग्रस्त में लाया जाएगा। केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या बची हो तो ये भी संकटग्रस्त में। तो हम कहेंगे तीनों ही जो वाक्य वो संकटग्रस्त को प्रदर्शित जो है कर रहे हैं, तो हम कहेंगे संकटग्रस्त की श्रेणी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनके बारे में विचार करना है। केंद्र सरकार कुछ ही परिस्थितियों में किसी वन भूमि को राष्ट्रीय पार्क जो है वो घोषित कर सकती है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, राज्य को भी प्रदान करता है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तीसरा है, समुदाय रिजर्व घोषित करने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार में निहित है, हम कहेंगे तीसरा भी ठीक है। तो संरक्षित क्षेत्र के बारे में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर घोषणा या निहित जो है वो घोषित जो है वो कर सकती है, तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा 1 2 3, यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? कर लेते हैं विचार करने में क्या ही हर्ज है, विचार करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड को कार्यकारी शक्तियां वायु अधिनियम 1981 प्राप्त होती है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है, तो राज्य सरकार जो है किसी भी क्षेत्र को आपका एयर पॉल्यूशन एरिया को क्या कर सकती है? नोटिफाई कर सकती है, तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे 1 2 दोनों सही रहेंगे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन चैनल को यार आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत से आपके लिए पीडीएफ कन्वर्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है नट लर्निंग ऐप, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक करके डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक पावरफुल कोर्सेज जो चल रहे हैं वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, अपने सेक्शन में जाना है, वहाँ पर स्टोर वाले में, वहाँ पर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर के लिए चुना जा सकता है। बात करें अगर हम, तो कथन ये कहता है शहरीकरण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। शहरीकरण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक कहता है। क्यों कहता है? कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वह बढ़ा है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो ए आर दोनों भी सही भी हैं और आर ये सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल आपको ठीक है। अच्छा, एक तो शहरीकरण का सबसे प्रमुख कारण पता है, तापमान वृद्धि का, टेम्परेचर का वृद्धि क्या कारण है? कारण ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसकी बनी है? कंक्रीट की बनी है। किसकी? कंक्रीट की बनी हुई है। अब जब कंक्रीट की बनी है तो ये क्या करती हैं? ये गर्माहट पैदा कर देती हैं, और ये जो बिल्डिंग बनी है बहुत जो पास पास ही बनी है, तो एक दूसरे से आपस में तापमान की क्या होता है? टकराता रहता है, फिर वही 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 तापमान में वृद्धि करता रहता है। तो आप देखोगे अगर शहरों से अगर आप बाहर की ओर निकल कर जाओगे तो आपको तापमान कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरों के अंदर जैसे ही आते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती चली जाती है। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है। विचार करें, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित एवं विकासशील देशों से जुड़ी है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित एवं विकासशील देशों से जुड़ी हुई है, क्या ये सही कहता है? हाँ, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट कहता है। दूसरा कहता है कार्बन ट्रेड को लेकर होने वाला जो एमिशन ट्रेड केवल विकसित देशों के मध्य व्यापार से जुड़ा है। हम कहें केवल विकसित देशों के मध्य, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। तो ऑप्शन रहेगा केवल एक आपका सही है, क्योंकि दूसरा वाला आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से जो प्रावधान है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो इनमें से तीनों प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल से कौन कौन से संबंधित हैं, इसकी बात यहाँ पर करते हैं। समान परंतु विभेदीकृत प्रावधान, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना, नहीं, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना इससे नहीं जुड़ी है, क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो UNFCCC के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था उसके तहत इसको प्रस्ताव पेश किया गया था। तो हमारा एक और दो तो किससे जुड़ा है? क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा है, तो हमारा ए वाले पे टिक लाएंगे। तीसरा वाला आपका UNFCCC के तहत इसको प्रावधान जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में निम्नलिखित में से किस परियोजना को वित्तीयन करता है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष किस या किन परियोजना को वित्तीयन प्रदान करता है? तो ऑप्शन में जो रहेगा हमारा रहेगा ऊर्जा कॉरिडोर को, ठीक है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन को। तो ए और बी दोनों सही है, हमारा डी वाला सही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बजटीय सहायता ये प्रदान नहीं करता है। तो ए और बी को करता है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, देख लेते हैं। यह एक संधि जो है वो आधारित कैसी है? अंतर सरकारी संगठन के माध्यम से संधि है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यह संगठन जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी करता है। सबसे पहले तो ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है वर्तमान में। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कोई रिपोर्ट प्रकाशित जो है वो नहीं करता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल तरीके से गलत है। तीसरा है कि वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि जुटाना इसके उद्देश्य में शामिल है, हम कहेंगे हाँ। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन प्रॉपर तरीके से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में शामिल इनमें से कौन कौन से कारक हैं? तो जलवायु परिवर्तन जो होता है उनके प्राकृतिक कारक कौन से शामिल है? तो हम कहेंगे जलवायु परिपुष्टन, ज्वालामुखी परिपुष्टन, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, हम कहेंगे ये भी सही है। पर्वत निर्माण, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो तीनों ही आपके देखा जाए तो ऐसे कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन को कारक माने जाते हैं प्राकृतिक रूप में, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला सही रहेगा, क्योंकि उपयुक्त में से सभी। क्योंकि भाई जलवायु परिवर्तन, पर्वत निर्माण जो है भाई इंसान तो कर नहीं सकता है, महाद्वीपीय विस्थापन भी इंसान नहीं कर सकता है, और ज्वालामुखी परिपुष्टन भी इंसान नहीं कर सकता। तीनों ही कारक आपके नेचुरल हैं एक तरीके से कह सकते हो, और ये प्राकृतिक कारक की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिक्योर हिमालय के तहत विशिष्ट प्रदेश नहीं है? सिक्योर हिमालय, अब ये पहले तो क्या पता, आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता सिक्योर हिमालय क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा नेट पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा।
लेकिन इसके बारे में बात करूं कि सिक्योर हिमालय के तहत में से कौन सा विशिष्ट जो प्रदेश है वो शामिल नहीं है। चांगथांग सिक्योर हिमालय के तहत शामिल है। आपके गंगोत्री भी है और कंचनजंगा भी है। लेकिन शिवालिक की बात करें, शिवालिक सिक्योर हिमालय पर्वत की विशिष्ट प्रदेश के तहत शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है इसमें गलत हो जाएगा। इसके बारे में एक कहानी है, उसको सुन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में भारत में 4 राज्यों में फैले उच्च हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के लिए 6 वर्ष का प्रोजेक्ट चलाया था, जिसको सिक्योर हिमालय लॉन्च किया गया था। तो एक तरीके से आप ये समझ पाए, सिक्योर हिमालय एक प्रोजेक्ट है जिसको 4 राज्यों में चलाया गया था और जो केंद्र सरकार ने चलाया था 2017 में। और उसके तहत ये जो 3 नाम है ऊपर वाले, चांगथांग, गंगोत्री, कंचनजंगा, इसलिए शामिल थे। लेकिन शिवालिक इस सिक्योर हिमालय के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था। तो हम कहेंगे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो चला था 2017 में, शिवालिक इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के संदर्भ में कथन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में कह रहा है, सही ऑप्शन कौन सा है। पक्षी संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद के नाम से इसको जाना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद के नाम से पक्षी संरक्षण के लिए जाना जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। दूसरा है, इसके द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता जो है वो प्रदान की जाती है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है। सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पापीकोंडा नेशनल पार्क किन राज्यों में विस्तारित है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है वह किन राज्यों में क्या है, फैला हुआ है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा भाई, आंध्र प्रदेश में फैला है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना में फैला है, नहीं तेलंगाना में नहीं फैला है, कंफ्यूजन पैदा कर देगा, फंस जाओगे, है ना। और दूसरा क्या है, महाराष्ट्र फैला है। देखो अभी मैंने ही आपको कंफ्यूजन पैदा कर दिया ना कि महाराष्ट्र में फैला है। तो भाई सीधी सी बात ये है, सच बात, कि भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही फैला हुआ है, आपका महाराष्ट्र में नहीं फैला है। तो आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपका पापीकोंडा फैला हुआ है नेशनल पार्क, हम कहेंगे 1 और 2 ऑप्शन सही है, जबकि आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ फैला है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी आपको अपने माइंड में। एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, चाहे फिर वो सही हो या फिर वो गलत हो। नेक्स्ट है, एशियाई हाथी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। एशियाई हाथी के बारे में, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध एक प्रजाति है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। भारत में एशियाई हाथियों की लगभग 50% आबादी पाई जाती है। तो एशियाई हाथी, जहां जितने भी एशिया में हाथी पाए जाते हैं, उन एशियाई हाथियों में 50% हाथी की बात की जाए तो भारत में पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हुलूक गिब्बन, अब देखो ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा देखिए। हुलूक गिब्बन के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सत्य है। चलिए देखते हैं गिब्बन के बारे में। हुलूक गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपी है, क्या है, कपी, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी हुलूक गिब्बन संकटग्रस्त सूची में शामिल है, हम कहेंगे ये भी सही है। तीसरा है, पूर्वी हुलूक गिब्बन संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये भी सही है। अब देखो है तो हुलूक गिब्बन ही, लेकिन आप देखो जाए तो वेस्ट में इसको अलग श्रेणी में रखा गया है, ईस्ट में अलग श्रेणी में रखा गया है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, जो पश्चिमी हुलूक गिब्बन है वो संकटग्रस्त श्रेणी में है, जबकि आपका ईस्ट वाला जो आपका हुलूक गिब्बन है वो संवेदनशील श्रेणी में है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें तीनों ही सही है, 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री किस मैगजीन का प्रकाशन करता है। तो बॉम्बे जो नेचुरल हिस्ट्री है वो किस मैगजीन का प्रकाशन करता है। तो हम कहेंगे हॉर्निवल का प्रकाशन करता है। किसका, हॉर्निवल का प्रकाशन जो है वो करता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोकॉक के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सत्य है। पेट्रोकॉक के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही है। यह तेल शोधन के द्वारा प्राप्त ठोस कार्बन समृद्ध होता है, हम कहेंगे ठीक है। भारत इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, कैसा है, कंज्यूमर कंट्री है, सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है। तो 1 और दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब सीधी सी बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र, भाई इकोसिस्टम, सीधी सी बात है, एक दूसरे पर डिपेंड रहता ही रहता है। तो पहला ऑप्शन गलत लिखा है अभिकथन। दूसरा है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि मानव जो आज के समय में क्रियाएं हो रही हैं इनसे वातावरण में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन क्या है, गलत है, जबकि आर ऑप्शन सही है। तो हमारा डी ऑप्शन पे हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, उसके बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, स्टेचुटरी बॉडी है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यह ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तीसरा, इसके निवास पोर्टल, इसको इको निवास पोर्टल इसके द्वारा ही विकसित किया गया है। तो इको निवास पोर्टल किसने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने, हम कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भाई नाइट्रोजन की अगर अधिकता हो जाती है तो दुष्प्रभाव कौन से होंगे। प्रबल हरित ग्रह प्रभाव, ओजोन क्षय, ब्लू बेबी सिंड्रोम या उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वैसे तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, डी वाला रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जब भी अधिकता होती है तो हरित ग्रह प्रभाव बढ़ जाता है, ओजोन क्षय होने लगता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है वो सामने देखने को मिलता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन आपके नाइट्रोजन की अधिकता के कारण बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और इंपोर्टेंट ऑप्शन भी है, क्लीन सी कैंपेन के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्लीन सी कैंपेन अभी क्या होता है, यह समुद्री प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध एक कैंपेन है, बिल्कुल ठीक है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भैया भारत इसका सदस्य देश है क्योंकि भारत ने 5 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम में जुड़ने का जो ऐलान है वो किया था, तो भारत इसका सदस्य देश है। ऑप्शन लेकिन इसमें गलत लिखा है, कब किया था, तो 5 जून 2018 किया गया था, क्योंकि 5 जून को आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका केवल एक सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर बात कर ली है। 100 क्वेश्चनों के बाद जो हमारे 101 से क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस ऐप पर मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।